तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की। ओके, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गॉस लॉ के टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें से है सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशंस। ओके, तो यहाँ से इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में हम लोग इन सभी एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है हमको ऐसा कैसे मिलेगा। इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर कैसे मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये होगा प्रूफ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि ई का जो वैल्यू आता है वो कैसे आता है। ओके, और ये किसके लिए आता है? पॉइंट चार्ज के लिए आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ओ, जिस पर हम लोगों ने क्यू चार्ज को रखा हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू चार्ज को सेंटर कंसिडर करके आर रेडियस का एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो क्लोज्ड सरफेस है जिसको एस से रिप्रेजेंट किए हैं, इसी को क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ओके, और इस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया उसको एस कंसिडर किए हैं। अब इसी सरफेस एरिया में हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसको स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया बोलते हैं। ये ले लिए, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डी एस, स्मॉल सरफेस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, चूंकि ये क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार होगा। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, इस एरिया वेक्टर का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होगा, तो उस एरिया वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किए वेक्टर डी एस से। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कैसे होता है हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये होता है फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन जो है हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया? फाई इज इक्वल टू ई एस मिल गया। इसी प्रकार जो ये किसके लिए है? ये जो येलो कलर का देख पा रहे हैं, एस सरफेस के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर स्मॉल सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं, फॉर स्मॉल सरफेस डी एस। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस में टोटल नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स का डेफिनेशन होता है नेट फ्लक्स ऑफ सरफेस एस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी फाई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स निकालना है। तो डी फाई का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाई का वैल्यू मिल जाएगा फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ओके, अब यहाँ पर ई को कॉमन निकाल देंगे। अगर ई को अगर हम लोग अलग लिख देंगे तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन डी एस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसकी? स्फीयर की। इस स्फीयर की सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है, और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जो स्फीयर होता है इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर 4 पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होता है, और आर क्या होता है? स्फीयर का रेडियस होता है। ओके, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर हमको मिल गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब आगे हम लोग को पता है गॉस लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ क्या होता है? तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है ये होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड फाई है, लेफ्ट साइड फाई है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 का जो राइट वाला पार्ट है ये है ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर, और
इक्वेशन नंबर 2 का राइट वाला जो पार्ट है वो है Q अपन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू निकालना था, तो 4πr² को हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ था यहाँ पर, क्यों, इसकी वजह से हम लोग क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, किसका यूज़ करके, गॉस लॉ का यूज़ करके। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड लॉ की बात करते हैं, सेकेंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ की बात करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है सेकेंड एप्लीकेशंस को। मतलब यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन किसकी वजह से, हमको एक इनफाइनाइट लेंथ का स्टेट वार दिया हुआ है उसकी वजह से। ओके, इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है, किसका यूज़ करके, गॉस लॉ का यूज़ करके। तो यहाँ पर इसका डायग्राम ये दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये डायग्राम ऐसा क्यों बना है, इसको समझाने के लिए इसी डायग्राम को यहाँ पर मैं एक बार फिर बनाऊंगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए बनाऊंगा मैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग को यही ड्रॉ करना है अपने नोट्स में अच्छे से। तो इसको मैं एक बार रीअरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक वायर कंसिडर किया है। तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास ये एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर का जो लेंथ है कैसा है, इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं है, अपरिभाषित है। इतना आया समझ में। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर इमेजिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक सिलेंडर इमेजिन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है गॉस लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है, एक क्लोज्ड सरफेस में ही अप्लाई होता है। तो क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और यहाँ पर ये बनाया ये क्या है, रॉड है या वायर है, क्या है, वायर है जिसकी लेंथ कितनी, इनफाइनाइट है, और ये क्या है, सिलेंडर है, या गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो, गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हो। ओके, अब इस सिलेंडर के कितने सरफेस हैं, तो ये वाले सरफेस को हम लोग S1 कंसिडर कर लेते हैं, और इस वाले सरफेस को S2 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और सरफेस है, इसको हम लोग S3 कंसिडर कर लेते हैं। तो S1 सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, है ना। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की ओर होगा। ओके, और यहाँ पर सरफेस S1 में एक एरिया वेक्टर कंसिडर किए हैं, तो इस एरिया वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग इसको ds1 से फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग θ1 कंसिडर कर लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना होगा, 0, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ओके, इसी प्रकार जो S2 है, S2 सरफेस है, यहाँ पर भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसको हम लोग ds2 कंसिडर कर लेते हैं, और इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग वेक्टर ds2 या फिर इसी को एरिया वेक्टर यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ से इस डायरेक्शन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि वेक्टर E होगा। ओके, तो यहाँ पर θ2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। यहाँ पर θ2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। इसी प्रकार अगर हम लोग S3 सरफेस की बात करें, यहाँ भी एक हम लोग स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर कर लेते हैं ds3, और इसका भी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। ds3 का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की ओर होगा, तो इसको हम लोग E कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। E और ds3 के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इस डायग्राम को आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, सारा चीज़ मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो इसकी लेंथ को हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आई होप इतना सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छे से बनाया हुआ है, तो इसी को आप लोग को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। अब इस फिगर में, इस डायग्राम में कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है, अब उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई लिए हुए हैं, ये जो इनफाइनाइट वायर लिए हुए हैं, इसको हम लोग एक्स वाई कंसिडर किए हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाई है और ये एक्स है। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ओके, आर को क्या है, यहाँ पर ये जो सिलेंडर ड्रॉ किए हैं ना, ये जो सिलेंडर, इसका रेडियस है आर। ओके, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस।
एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एस यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और S1 S2 S3 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और DS1 DS2 DS3 ये सभी क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया है, किसका, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका। ओके और यहाँ पर θ1 θ2 θ3 क्या चीज़ है, ये है एंगल, किसके किसके बीच का एंगल है, यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल है। ओके आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चूंकि हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EdS, ऐसा कुछ होता है। तो इसी डेफिनेशंस को हम लोग तीनों सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं S1 EdS1 प्लस EdS2 और लिख सकते हैं EdS3। तो ये हम लोगों ने पूरे सिलिंड्रिकल के लिए, सभी सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसा लिख सकते हैं। केवल हमारे पास एक सरफेस होता है, उसके लिए फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा होता है। तो हमारे पास तो एक ही सिस्टम में 3 सरफेस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये यहीं से आया है। ओके आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि हम लोग को पता है कोई भी 2 वेक्टर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ED cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया हूँ, तो फाई इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाता है इंटीग्रेशन S1 EdS1 cos थीटा 1 प्लस इंटीग्रेशन S2 EdS2 cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन S3 EdS3 cos थीटा 3, ये मिल जाता है। अब हम लोग ऊपर डायग्राम में देख चुके हैं θ1 का वैल्यू, θ2 का वैल्यू, θ3 का वैल्यू, θ1 का वैल्यू है 0, θ2 का वैल्यू है 90 और θ3 का वैल्यू है 90। इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन S1 EdS1 प्लस 0 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है। ओके तो फाइनली हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन S1 DS1। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको E को अलग लिख लेते हैं DS1 से, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बता रहा है, सिलिंड्रिकल का एरिया बता रहा है। ओके ये वाला पार्ट क्या बता रहा है हमको, कर्व्ड सरफेस एरिया बता रहा है, किसका, जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका। और हम लोग पढ़ चुके हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। ओके और सिलिंड्रिकल के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एज के जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, एल कंसीडर किए हैं, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πRh की जगह पर 2πRL हो जाएगा। ओके तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाई ई का वैल्यू मिल जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2πRL। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग को पता है गॉस लॉ क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर फिर से हमको E का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको हम लोग राइट तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन LR। ओके क्या मिल जाएगा, Q अपॉन LR। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। आगे देखते हैं। अब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज डेंसिटी में जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फर्स्ट टाइप होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसी को उसका डेंसिटी कहा जाता है, लीनियर डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो Q अपॉन L है, तो Q अपॉन L को रिप्लेस करके मैं उसकी जगह क्या रख दूंगा, लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। ओके तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर यूजिंग गॉस लॉ। ओके तो सेकेंड एप्लीकेशन भी प्रूफ हो गया। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को प्रूफ किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है इस लेक्चर के माध्यम से प्रूफ हो गया। आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशंस को प्रूफ करेंगे। ओके तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।